हेलो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने न्यूटन का पहला लॉ समझा था। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, आखिर क्या है ये मोमेंटम। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन से समझ नहीं आया होगा, आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ट्रक और एक है साइकिल। आप दोनों की आगे जाके खड़े हो गए और दोनों ही आ रहे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो साइकिल आएगी, साइकिल को तो आप रोक ही लोगे, लेकिन ट्रक को कैसे रोकोगे? ट्रक को रोकोगे तो आप ही टूट जाओगे खुद। अब क्या हुआ कि दोनों ही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे थे, लेकिन आप ट्रक के आगे जब खड़े हुए तब तो आपकी बहुत ही चोट लग गई, और जब आप साइकिल के आगे खड़े हुए जब कुछ इतना खास नहीं हुआ। ऐसा क्या है ट्रक में? ट्रक में है मास। ट्रक का मास ज़्यादा है, तो यही होता है हमारा मोमेंटम। क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा था तो हमारे लगी भी ज़्यादा, तो यही होता है हमारा मोमेंटम। अब आप कहोगे अच्छा, जिसका मास ज़्यादा होता है इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो एक और बात सुनो। अब एक और एग्जांपल लो। मान के चलो आपके पास दो फुटबॉल हैं और जो दोनों का मास है ना वही सेम है। मान लो दोनों का मास 500 ग्राम्स है, लेकिन अगर आपने पहली फुटबॉल आपने 200 तो ज़्यादा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंकी किसी और लड़के पे, और जो दूसरी फुटबॉल है वो आपने फेंकी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसी सेम लड़के पे, तो किसकी फुटबॉल से उसे ज़्यादा लगेगा? 40 मीटर पर सेकंड वाली से। तो इसका मतलब मास के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी डिपेंड करती है। अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया मोमेंटम का। मोमेंटम को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मॉल पी। मोमेंटम को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो मोमेंटम है वो किस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारा मास और वेलोसिटी पे। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया हमारा मोमेंटम इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा मास और स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा हमारा मोमेंटम होगा। आइए कुछ ऐसा यूनिट देखते हैं। जो मास होता है उसकी एसआई यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम इससे क्या है हमारा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड, तो वो हो गया केजी मीटर पर सेकंड। जैसे कि मैंने बताया जो मोमेंटम होता है वो मास के साथ साथ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, और वेलोसिटी क्या है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिल गया? मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हमने मोशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखी जाती है। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड को मास माना है, तो क्या मतलब हुआ? मास के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी देखी जाती है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ मास यानी मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी देखी जाती है। अगला पॉइंट हमारा, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन द मोमेंटम इज़ ज़ीरो। ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, यानी उसकी स्पीड भी ज़ीरो होगी। तो यहाँ से पॉइंट क्या निकल गया है? P इंटू एम मल्टीप्लाइड बाई वी। जब मास को v से मतलब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारा वेलोसिटी ज़ीरो है तो मास भी है अपना, चाहे वो कितना भी हो, 40 kg 50 kg 60 kg कितना भी हो, जो हमारा मोमेंटम निकल के आएगा वो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है वो ज़ीरो में ही आता है। अब लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लग जाए तो वो ऑब्जेक्ट एस्केलेट करने लगेगा। तो अभी तो उसका मोमेंटम ज़ीरो था, मान के चलो एक साइकिल है उसका मोमेंटम अभी ज़ीरो है, तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। अगर उस साइकिल वाले पे किसी ने पीछे से आके धक्का लगा दिया तो वो एस्केलेट करने लगेगी। तो इससे क्या मतलब निकला है? लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाए, मतलब पीछे से जिसने धक्का लगाया था उसने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई, तो वो मोमेंटम भी उसका चेंज हो गया। या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या उसकी डायरेक्शन बढ़ेगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो इतना ही था हमारा मोमेंटम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ।